ऐसे 3 खंड हैं जो अब उम्मीदवारों की गुणवत्ता और योग्यता के साथ सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम चयन सूची में उम्मीदवारों के रैंक को निर्धारित करते हैं। वह है एक निबंध, दूसरा नैतिकता और तीसरा साक्षात्कार। यद्यपि इन तीनों बातों के बारे में जो प्रत्यक्षीकरण बोध है, मतलब जो नजरिया है, वह नजरिया विद्यार्थियों के बीच में बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि वह इन तीनों बातों के ऊपर ध्यान देते नहीं है। 2021 का निबंध का पत्र एक या पेपर एक नया घटक, नई विविधता इस सम्मेलन की ओर इशारा करता है और ऐसा लगता है कि वास्तव में इस बात का बिना उल्लेख किए हुए या पाठ्यक्रम में बदलाव किए हुए यूपीएससी इस कदम से उस दिशा में अपना नया स्वरूप निर्धारित करने जा रहा है, अर्थात पाठ्यक्रम में नए बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। पहली दृष्टि में निबंध का पेपर ऐसा लगता है कि यह दार्शनिक है या अमूर्त है, लेकिन उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने दर्शन की धारणा विकसित की है या सोच रहे हैं कि अमूर्त है या नहीं है, ये तथ्य नहीं है। और क्यों? क्योंकि यह वास्तविक रूप में तार्किक है। ऐसे सभी लोगों को समझना चाहिए कि जिस स्थान पर एक तार्किक अभिव्यक्ति होती है और तर्क के द्वारा निर्देशित निष्कर्ष होता है, वह कभी भी अमूर्त नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान में उन्हें रखना भी चाहिए कि सभी विषय जो इस पेपर में हैं, तर्क को की निश्चित प्रकार की प्रक्रिया की ओर इंगित करते हैं और तर्क ही निष्कर्ष का आधार बनता है। तो यह अमूर्त कैसे हो सकता है? निबंध का पेपर ना तो अमूर्त है और न ही इसे अमूर्तता के दृष्टिकोण से वर्गीकृत भी किया जा सकता है, मतलब विभाजित भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, वे सभी विषय जो पूछे गए हैं उनका मतलब कुछ है और उनका अर्थ एक तार्किक अवलोकन के माध्यम से मिलता है। क्यों? क्योंकि तर्क ही उनकी रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी चली आती है। अब इस निबंध के पेपर को देखकर अलग अलग निष्कर्ष निकाले जाएंगे। जैसे एक कोच होगा, उसका निष्कर्ष अलग होगा, एक ट्रेनर होगा, उसका निष्कर्ष अलग होगा, एक शिक्षक होगा, उसका निष्कर्ष अलग होगा, और एक गुरु होगा, उसका निष्कर्ष अलग होगा। कोच और ट्रेनर होते हैं, उनका निष्कर्ष ज्यादातर इस बात से संबंधित होगा कि इन सारी विविधताओं को पाठ करके इसे समरूप कैसे बनाया जा सकता है और 500,000 विद्यार्थियों के बीच एक ही तरीके का बीजारोपण कैसे किया सकता है, एक ही तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। एक शिक्षक के अधिकतर विभिन्न विषयों को सरलीकृत तरीके से व्याख्या करने पर केंद्रित रखेगा और उसे उस विषय को आसान बना देगा, उसकी समझ को आसान बना देगा। जबकि एक गुरु की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति अधिकतर इस बारे में चिंतित होंगे कि इस प्रकार के निबंध पेपर को सेट क्यों किया गया है, इसके पीछे मानसिकता क्या है, इसका अर्थ क्या है, उम्मीदवारों के लिए क्या क्या इसमें उम्मीदें हैं, क्या उनसे उम्मीदें की जाती हैं, और भविष्य में और निकट भविष्य में निबंध की रूपरेखा क्या होगी, और अगर तैयारी करनी होती है तो इस तैयारी करने के लिए क्या व्यक्तित्व में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, क्या व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी, क्या नजरिए में परिवर्तन की आवश्यकता पड़नी पड़ेगी, क्या ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण प्रबंधन में कितने सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब बातों के ऊपर में उसका ध्यान होगा और इसलिए वह या उनका जो आउटलुक है, उनका जो सोच है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इस वर्ष के पेपर के साथ शुरुआत करने के लिए एक तथाकथित प्रवृत्ति को भी परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इसके बाद से अब एक प्रवृत्ति आ गई और यह प्रवृत्ति है। तो छात्र ऐसा ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि नजरिया पोषित जितने भी व्यवहार होते हैं, जितनी भी मानसिकताएं होती हैं, वो इसी रूप में सोचती हैं, वो भेड़ चाल के रूप में सोचती हैं। अच्छे विद्यार्थी ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अच्छे होते हैं तो जितने भी रुझान हैं, जितने भी प्रवृत्तियां हैं और जितनी भी धारणाएं हैं, वह एक दिन में नहीं बनती हैं।
एक प्रवृत्ति आकार लेने के लिए 1 वर्ष से अधिक का समय लेती है। क्यों? क्योंकि एक दिन में प्रवृत्ति नहीं बनती है, एक दिन में धाराएं नहीं बनती, एक दिन में रुझान भी नहीं बनते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि निबंध में पूछे गए विषय वह रहे हैं जिनके लिए गहरे सोच की आवश्यकता है, गहरे सोच की जरूरत है, गहरे चिंतन की आवश्यकता है। और यह वास्तविक रूप में उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो चिंतन करते हैं, चिंतन के स्वरूप को समझते हैं और चिंतन के द्वारा सीखते हैं, चिंतन के द्वारा अध्ययन करते हैं, और चिंतन ही उनकी पढ़ाई का, उनके सीखने का मर्म होता है, उसी का सबब होता है। प्रारंभ में सामान्य अध्ययन के ढांचे और संरचना पर अच्छी खासी संख्या में जो निबंध पूछे जाते थे, वो सामान्य अध्ययन की तैयारी करने वाला कोई भी व्यक्ति निबंध को ले सकता था, निबंध लिखने की स्थिति में आ सकता था, निबंध की स्थिति में रहता भी था। और वो विषय क्या हुआ करते थे? वो विषय समसामयिक मामलों से संबंधित होते थे, कभी कभी अर्थव्यवस्था से संबंधित होते थे, कभी कभी राजनीति से संबंधित होते थे, कभी कभी भू राजनीति से संबंधित होते थे। और इसका अर्थ था कि जो विद्यार्थी सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहा है, उसकी सामान्य अध्ययन की तैयारी अगर बेहतर हुई तो वह निबंध की तैयारी भी बेहतर कर सकता था। अब ध्यान दीजिए, संघ लोक सेवा आयोग ने क्या अंतर स्पष्ट किया इसके सहारे कि सामान्य अध्ययन की तैयारी आपकी बिल्कुल अलग बात हो जाती है, निबंध की तैयारी बिल्कुल अलग बात हो जाती है। और क्यों? क्योंकि सामान्य अध्ययन में आप जिन जिन तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, जिस जिस रूप में अध्ययन कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता इस स्थान पर नहीं पड़ रही है। वर्तमान निबंध के लिए गहन सोच और प्रेक्षण अवलोकन की आवश्यकता होती है। अगर किसी छात्र ने एक स्वतंत्र सोच विकसित की है या नहीं की है, इस बात की जांच ही वर्तमान निबंध का पेपर करता है। यह इस बात की भी जांच करने की कोशिश करता है इस वर्ष के पेपर के द्वारा कि क्या विद्यार्थियों में आत्मसमझ अच्छी मात्रा में है या नहीं है, मतलब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि वो अपने आप को समझते हैं या नहीं समझते हैं, खुद को समझते हैं या नहीं समझते हैं, खुद की कमियों को समझते हैं, खुद के समृद्धि को समझते हैं या नहीं, खुद के बल को समझते हैं कि नहीं, खुद के अच्छे बिंदुओं को समझते हैं या नहीं समझते हैं, यह उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी व्यावहारिकता, उनमें कितनी बुद्धिमत्ता है, उनमें कितनी व्यावहारिकता है, उनमें कितना भावनात्मक जुनून भरा है, इन सभी बातों को भी वह जांचने की कोशिश करता है। और इन भावनाओं से वह गुजरा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर उन भावनाओं से वह गुजरा हुआ है, मतलब उनमें जुनून कभी रहा है, कभी उनमें अलग अलग तरह की भावनाओं ने हिलोरे मारी हैं, तो इन भावनाओं को क्या वह शब्दों में बयां कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भावनाओं की जितनी विविधता होगी और इस तरह के अनुभवों की जितनी विविधता होगी, विद्यार्थी उतना ही परिपक्व होता है। विद्यार्थी में जो विद्वता की मात्रा वो उतनी ही कूट कूट कर भरी रहती है। इसीलिए वर्तमान निबंध अधिकतर विद्वता के बारे में है। यह इस बारे में नहीं है कि किसके पास कितनी मात्रा में जानकारी है, यह इस बारे में नहीं है कि क्या वह जानकारी को ज्ञान में संसाधित करने में या ज्ञान में परिवर्तित करने में, संशोधित करने में, ज्ञान में रूपांतरित करने में सक्षम है या नहीं है, या उन्होंने सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया है। ज्ञान का अर्थ हो जाता है कि अगर आपने सूचनाओं का प्रसंस्करण किया है, तो सूचना क्या होती है? कोई तथ्य होता है। मतलब कि किसी स्थान पर दुनिया का सबसे छोटा, सबसे नमकीन झील, डॉन जुआन झील, वह एक तथ्य है। लेकिन इसे अगर आप ज्ञान में परिवर्तित करेंगे तो इसका अर्थ क्या चलाता है कि क्यों है, कैसा है, और इस ज्ञान को, मतलब कि क्यों है, कैसा है, इसका उपयोग अगर आप करते हैं विमान ले जाने के लिए, या उसका उपयोग करने के लिए, या उस स्थान पर कोई परियोजना स्थापित करने में, तो यह विद्वता चली आती है। अब इसी रूप में आपने देखा होगा एक प्रश्न भी पूछा गया है, और वह प्रश्न कौन सा है? वह प्रश्न है, अगर आप देखेंगे इस स्थान पर, शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात है, अंधी तारीख है या अजनबी मुलाकात है। यह जो बात आती है इस स्थान पर, यह उदाहरण इस बात को बताता है, यह उदाहरण इस बात की ओर इंगित करता है कि
यह विद्युता का स्वरूप है और कितने अधिक मात्रा में कितने घटकों को लेकर विद्यार्थी चल पाता है। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे मालूम है कि किसी भी विषय के ऊपर में शोध करने के लिए उन सभी बातों को टटोलना पड़ता है, उन सभी बातों के ऊपर नॉक करना पड़ता है, मतलब ठोकना पड़ता है, दस्तक देनी पड़ती है, उन सभी जानकारियों को आवाज देनी पड़ती है कि क्या आप हमारे अनुकूल हैं, और उसके साथ फिर अंतर संबंध जोड़ना होता है। ज्ञान अंतर संबंध तक हो जाता है, लेकिन इसको आगे करते हैं तो यह अंतर संबंध कहां तक फैल जाता है, तो यह अंतर संबंध विद्युता तक चली आती है। अब यूपीसी द्वारा ऐसा करना आवश्यक क्यों हो गया? हो तो गया ही है, यह बिल्कुल दृष्टिगत है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? वास्तविक रूप में इस प्रकार का निबंध पत्र नौकरशाही के कार्य करने के तरीकों में हो रहे बदलाव के कारण उनकी जांच करने में से संबंधित है। मतलब नौकरशाही जैसे पहले कार्य किया करती थी और अब कार्य करती है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, ये अलग बात है कि वो इस पूरे पहलू के ऊपर से के साथ में अपने आप को समायोजित कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, यह बिल्कुल एक अलग प्रश्न हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, उम्मीदवारों में कितने तरह के लक्षण हो सकते हैं और इन लक्षणों को देखने के लिए निबंध पत्र भी तैयार किया जाता है। और ये जो लक्षण होते हैं, यही लक्षण अंततः प्रतिबिंबित होते हैं कि आप अपने इस दक्षता का, मतलब कि इस लक्षण को दक्षता में परिवर्तित करते हैं और इस दक्षता का बदलते समय के साथ में कैसे उपयोग करते हैं, वह महत्व रखता है इस स्थान पर। तो संघ लोक सेवा आयोग या यूपीसी किन किन बातों को देखने की कोशिश करता है? एक तो यह है कि भविष्य नौकरशाहों के पास में पर्याप्त मात्रा में सोच की विविधता हो और वो उससे गुजरे हुए हों, क्योंकि वर्तमान दुनिया में क्षमता का अर्थ बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुका है। अगर वह गुजरे हुए नहीं है तो गुजरने के दौरान, उस यात्रा के दौरान उन्हें उन सभी भावनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती जाए और वह सभी भावनाओं को समझ पाए, उस सभी भावनाओं से प्राप्त सूचना को, उससे संबंधित बातों का प्रसंस्करण भी कर पाए। तो क्षमता का अर्थ बदल गया है। अब उसी तरह का हम लोगों ने एक उदाहरण लिया कि शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अंधी तारीख है, ठीक, एक अजनबी तारीख है या अंधी तारीख है। तो इसका अर्थ लेने के लिए, मतलब इस शीर्षक को लेने के लिए आप समझ सकते हैं कि वह कितनी अधिक, कितनी अपने तरह तरह की भावनाओं को प्रसारित करेगा जिससे कि वो शोध कर सके। तो यह इस शीर्षक में प्रतिबिंबित करता अपने आप को। दूसरा स्वरूप आता है कि जो अब नौकरशाही है उसकी तैयारी क्या रोबोटिक ढंग से हुई है या यांत्रिक तरीके से हुई है? अगर यांत्रिक तरीके से हुई है तो एक अच्छे सिविल सेवक का निर्माण भी नहीं करता है। अब आप ध्यान देंगे कि जो चुने हुए नौकरशाह अब होते हैं, अभी के जो चुने हुए नौकरशाह होते हैं, वो बहुत ही यांत्रिक होते हैं और रोबोटिक जैसे कोचिंग ढांचे से गुजरने वाले रोबोट होते हैं, जो यूपीसी में आने के साथ में भी उस स्थान पर भी उसी तरह के व्यवहार को करना शुरू कर देते हैं। उनमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि स्वतः के पहचान की अच्छी खासी मात्रा में कमी होती है। और जिस विद्यार्थी के पास में भी स्वतः के पहचान की अच्छी खासी मात्रा में कमी होती है, मतलब वह खुद को समझता नहीं है, वह खुद को जो सांस्कृतिक पहलू हैं, जो सांस्कृतिक पर्यावरण है, जो सांस्कृतिक नजरिया है, उसके साथ में अपने आप को संबंधित नहीं करता है, तो उसे हमेशा ही समाज के साथ में समायोजित करने में समस्या आती है। अब आप ध्यान देंगे कि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए थे। अब जैसे सबसे पहले देखेंगे आत्मसंधान या स्व खोज की प्रक्रिया को अब तकनीकी रूप से आउटसोर्स कर दिया गया है, एक पहलू है। दूसरा देखेंगे कि आत्मसम्मान के प्रति ही है कि मेरे बारे में आपकी धारणा आपका प्रतिबिंब है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरे बारे में जागरूकता है। या अभाव का दर्शन स्वप्न लोक है, जबकि भौतिकवाद एक कल्पना है, वास्तविक परिमेय है, परिमेय वास्तविक है। अगर हम लोग इन तीनों वस्तुओं को लेते हैं, चारों प्रश्नों को लेते हैं, तो चारों प्रश्न वास्तविक रूप में आपको प्रतिबिंबित करने का कार्य करते हैं। वह बताते हैं कि आप में कितनी अधिक मात्रा में सीख है, आपने कितना सीखा है, आप खुद को आप कितनी अच्छे तरीके से जानते हैं। भले आप दुनियादारी के सबक को नहीं समझते हो तो भी,
तो भी आप इसमें से 1 या 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसा निबंध पूछने के पीछे संघ लोक सेवा आयोग का मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? एक तो यह बात जानना कि आप समाज के हित में सोचने वाले हैं या खुद के बारे में सोचने वाले हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी अपने बारे में सोच अच्छी रखता है, सोच अच्छी रखने का मतलब जिसके बारे में अपनी सोच पूरी तरह से विकसित है, वह उसे मालूम है कि उसे जिन जिन चीजों से नुकसान होगा उन चीजों से समाज को भी नुकसान होगा। तो वह ऐसा हमेशा देखा गया, अक्सर देखा गया कि ऐसे लोग जिनकी अच्छी खासी सोच विकसित होती है अपने बारे में, वह लोग अधिक मानवीय होते हैं, अच्छा खासा मानवीय होते हैं। दूसरा, यूपीएससी नौकरशाहों को चुनने के क्रम में बहुत सारे घटकों के चुनाव के बारे में सोचता है और वह जानता है कि विद्यार्थियों को इन बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस सेवा में वह जा रहे हैं वह नौकरी नहीं है, वह एक सेवा है और सेवा करने के लिए सेवा है। वह नौकरशाहों की विद्वता की जांच कर रहे हैं ताकि वह अपने निर्णय लेने के पास में पर्याप्त बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सके और आसपास की घटनाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो। ऐसा नहीं करें वह भीड़ चाल में चल जाए। जैसे कि सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग को इस बारे में जानकारी है कि विद्यार्थी किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला लेने के लिए किस प्रकार की भीड़ चाल की व्याख्या करते हैं, किस तरह के भीड़ चाल करते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। जिन लोगों ने उन्हें बेवकूफ बना दिया उसके पीछे वो चल पड़ते हैं और अब पूरी तरह से निर्धारित हो जाता है कि कौन अधिक बेवकूफ बना पाता है, कौन कम बेवकूफ बना पाता है। इसी पूरे पहलू पर बातचीत रह जाती है। तो वैसे जो नौकरशाह जो चुने जा रहे हैं वह सही और गलत के बीच में अंतर भी समझ पाने में सक्षम हो जाएं। जिस तरह से निबंधों के विषयों को पूछा गया है वह एक चिंतनशील व्यक्ति, विचारशील व्यक्तित्व के लिए है, जिसमें कि तीव्र अवलोकन की क्षमता हो, मतलब कि उसमें प्रेक्षण करने की क्षमता हो, ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता हो और वह अच्छी खासी मात्रा में सामाजिक पूंजी बना सके, मतलब लोगों को जोड़ कर रख सके। जो व्यक्ति जोड़ कर नहीं रख सकेगा तो जोड़ कर क्यों नहीं रख सकेगा? क्योंकि वह लोगों की भावनाओं के बारे में नहीं समझेगा तो उनको जोड़ कर नहीं रख सकता है। और ऐसा कौन कर सकता है? सामान्यतः विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, उनमें यह समस्या आती है क्योंकि उनके लिए सब कुछ लेन देन के संदर्भ में रहता है। जितने भी जो आंध्र प्रदेश से या अन्य स्थानों से जो ऐसे विद्यार्थी चुने गए हैं जिनको बिल्कुल फैक्ट्री के मोड में जिनकी कोचिंग की गई है, उनमें ये क्षमता नहीं होती है और एक क्षमता नहीं होती है तो वह प्रशासन में विशिष्ट रूप से झलकता है। क्यों? वो समझ ही नहीं पाते कि समस्या यहाँ पर कहाँ पर है, क्यों है और किस रूप में है। ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्जर्वेशन विकसित नहीं किया है, उन्होंने तो सिर्फ प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस की है और एग्जामिनेशन देने की प्रैक्टिस की है, इसलिए वह क्वालिफाई भी कर गए हैं। तो इसके लिए संस्कार चाहिए और संस्कार का अर्थ यहां पर क्या हो जाता है आप देखेंगे, यह 2-3 प्रश्नों में है। अब पालने झुलाने वाला हाथ दुनिया पर राज करता है, यह वही विद्यार्थी लिख सकता है जिसे मालूम है कि मां का महत्व क्या होता है या जो उन्हें सपोर्ट करता है उसका महत्व क्या होता है। पालने हिलाने का एक प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो सकता है, एक सांकेतिक अर्थ क्या हो सकता है और वास्तविक अर्थ क्या होता है। और दुनिया पर राज का मतलब डंडा लेकर नहीं, पिस्तौल लेकर नहीं और पैंट में पिस्तौल डालकर नहीं होता है। फिर वही इस पूरे दूसरे प्रश्न को भी समझ सकता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी के रूप में और दूसरा एक तमाशा के रूप में। तो इन दोनों के बारे में वह खुद समझ सकता है। फिर तीसरा, सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए बेहतर प्रथाएं हैं, मतलब कोई भी चीज, कोई भी बात परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज बेस्ट नहीं होती है। अब आपने देखा होगा कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे बात करते होंगे जो खासकर जिनकी पढ़ाई लिखाई कम होती है, जो अशिक्षित होते हैं कि ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। कभी भी आप देखेंगे अच्छे विद्यार्थियों को ये बेस्ट नहीं हो सकता है कि वो ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करते हुए यह बेस्ट है। और क्यों? क्योंकि बेस्ट ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। अब आप सोच लीजिए कि बेस्ट कंट्री कौन सी है, नहीं हो सकता है। आप पूछेंगे कि आधार क्या है बेस्ट होने का, फिर बेस्ट कपड़े क्या हो सकते हैं, वो फिर आप पूछेंगे आधार क्या है, किस कारण से, किस उद्देश्य से। बेस्ट पॉलिटिशियन कौन से हैं, उसके लिए पूछेंगे
आधार क्या है? डेवलपमेंट पॉलिटिशियन, कास्ट पॉलिटिशियन, कम्युनल पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, आप पूछेंगे इस पूरे पहलू को तो बेस्ट ऐसे नहीं होती। तो ऐसा वही विद्यार्थी कर सकता है जो इसमें अपनी सोच का, जिसने निवेश किया हो और जो सामाजिक प्राणी हो, जिसमें ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता हो, उसे मालूम चलता है हाँ बेस्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ऐसा लगता है कि यूपीएससी का मकसद एक ऐसे व्यक्तित्व और सोच उन्मुख उम्मीदवार की तलाश में है, और यह कहने की बात नहीं है कि वह है कि सोचना निश्चित रूप से कठिन काम होता है। सोच सभी लोग नहीं पाते हैं, इसीलिए तो कुछ ही कुछ लोग थिंकर होते हैं। आप कितने थिंकरों से आपने मेट मुलाकात की होगी। संभवतः यह भी लगता है कि यूपीएससी इस बात की भी तलाश कर रहा है कि उम्मीदवार के पास में प्रेडिक्शन क्षमता है या नहीं, या डिजाइन थिंकिंग है या नहीं, लैटरल थिंकिंग की स्थिति में है या नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच सकता है, नहीं सोच सकता है, यह इस बात पर आता है। इस सोच का मूल है कि जो लोग खुद को समझते हैं और जिनको खुद के बारे में समझ अच्छी है, उनके पास में आत्मसम्मान भी अच्छी खासी मात्रा है में होती है। उनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, उनको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है। और अगर आप बेवकूफ नहीं बनेंगे तो आप जनता की सेवा करेंगे। आपने खुद सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव का एक विद्यार्थी जो बिहार में नालंदा का जिलाधिकारी रहा, वह खुद गया, उसे ट्रांसफर किया गया, तो उसने खुद अपना बैग उठाया, खुद स्टेशन पर गया, खुद टिकट ली और टिकट लेकर उससे खुद अपने जिस जिले में उसे जाना था उस जिले में वह चला गया। तो यह संस्कार से ही आता है। नहीं तो अगर किसी की सामंतवादी मानसिकता रहती तो क्या वह ऐसा कदम कभी उठाता? कभी भी नहीं उठा सकता था। और वास्तविक रूप में आप देखेंगे कि वैसे ही विद्यार्थी अब हीरो बन जाएंगे, वैसे ही लोग अब हीरो बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें सत्ता का लालच नहीं होता है, पोस्टिंग का लालच नहीं होता है, इनके पास में पैसे का भी लालच नहीं होता है, जिस लालच की वजह से अधिकतर लोग आईएएस ज्वाइन करते हैं, इंडियन अरबपति सर्विस ज्वाइन करते हैं। गहन विचारक हमेशा अधिक संख्या में तत्वों को लेकर चलते हैं, वो अधिक संख्या में घटकों को लेकर चलते हैं, अधिक बातों के आधार पर निष्कर्ष पहुंचने की स्थिति में आते हैं, और किसी भी निष्कर्ष को पहुंचने के लिए बहुत से कारकों को ध्यान में रखते हैं। इसीलिए उनकी जो थिंकिंग होती है, उनका जो चिंतन होता है, वो हमेशा आउट ऑफ बॉक्स होता है। आउट ऑफ बॉक्स मतलब वो तरह तरीके से वह सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग ये उम्मीद करता है कि उम्मीदवार अलग अलग शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ भी जानते हैं। जैसे इस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो अंग्रेजी कुछ शब्द का उपयोग किए गए, शिमेरा, मृग तृष्णा। इस स्थान पर अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है इस स्थान पर जिसे हम लोग बात करते हैं कि आप सभी स्थानों पर प्रतिक्रिया है, भौतिकता है, माया है, ये सारे शब्द ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी किसी स्थान पर हम लोग बात करते हैं कि अजनबी के साथ में मुलाकात है, फिर प्रहसन के रूप में। ये जितने भी शब्द आते हैं वो शब्दों का अर्थ समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो अभिव्यक्तियों का अर्थ जो जान पाता है उससे ही समझ में आता है कि भावनाओं का भी अर्थ क्या होता है, और अभिव्यक्तियों को अर्थ और भावनाओं को अलग करने में भी वो सक्षम होता है, और अगर वह अलग कर पाता है तो न्याय भी कर पाता है। अब ध्यान देंगे कि जस्टिस न्याय और जजमेंट न्याय दोनों एक बातें नहीं होती हैं। जजमेंट जो कोर्ट में दिया जाता है और कोर्ट जो हमेशा करता है वो न्यायोचित भी नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने 5 रुपए का घूस लिया, उस 5 रुपए के घूस के लिए उसे 10 साल जेल में डाल दिया गया और उसके लिए 20 साल का समय लगा फैसला लगाने में। यह कहां का न्याय है? हाँ, यह क्राइम था, लेकिन क्राइम के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट भी ठीक नहीं होता है, तो उसने जजमेंट दिया। तो इन बातों की सोच, इन बातों का वर्गीकरण, इन बातों का विभेदीकरण भी आपको समझने में बेहतर होगा, क्योंकि इसी तरह के विद्यार्थी अब लिए भी जाते हैं। और जितनी भी बातों के बारे में हम लोगों ने बताया, इनमें से अधिकतर चीजें कोचिंग संस्थानों में नहीं सिखाई जाती हैं। ये कहाँ सीखा जाता है? खुद की तैयारी से, स्वतः की तैयारी से, स्व तैयारी से गुजरने वाले जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो बड़ी संख्या में सीखने की प्रबल इच्छा दिखाते हैं, आत्ममंथन करते हैं,
और नवोपचार करने की स्थिति में भी आते हैं और वो उनकी क्षमता भी उनके पास में अधिक होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी नए नए विद्यार्थी हैं उनकी पोस्टिंग बहुत अच्छी होती है और उनकी तरक्की भी बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि खुद की तैयारी करने वाले विद्यार्थी किसी फैक्ट्री नुमा स्थिति में कोचिंग के यात्रा के सहारे नहीं आते हैं। और हो सकता है संघ लोक सेवा आयोग यहां से ही एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत कर रहा हो। To have more such discussions and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon for notifications on our upcoming videos.